ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी कि अगर दूसरे दौर की बातचीत में वो शामिल नहीं हुआ या अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो सीज फायर खत्म होते ही वो भारी बमबारी शुरू कर देंगे। इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था। अमेरिकी समय के मुताबिक 22 अप्रैल रात 8 बजे खत्म होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो यह ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि अभी बैठक की भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द एक बड़ी डील हो सकती है। तो इन हालात में ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह चेतावनी दी ट्रंप ने। चेतावनी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका की सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट में एक इंटरव्यू ट्रंप ने दिया, उसमें यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान के नेताओं से मिलने को तैयार हैं। लेकिन ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कुछ भी साफ नहीं बताया कि वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। ईरान के नेता इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं, कुछ भी साफ नहीं हो सका। इसी वजह से दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बढ़ गया, क्योंकि ईरान के मीडिया ने बताया कि वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची तेहरान में ही मौजूद हैं। इस्लामाबाद के लिए रवाना ही नहीं हुए। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जब तक अमेरिका समंदर में की गई नाकेबंदी को नहीं हटाएगा बातचीत नहीं होगी। बैठक में उसके नेता शामिल नहीं होंगे। यानी दूसरे दौर की बातचीत का पेच समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी पर फंस गया। जबकि अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने जानकारी दी कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत बुधवार को होगी। इस्लामाबाद में दोनों देशों के नेता बैठेंगे। लेकिन एक्सियोस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से नाराज है। उसके तोस्का नाम के जहाज को कब्जे में लिए जाने से भड़का हुआ है। वो इस बैठक में आना ही नहीं चाहता। जबकि ट्रंप लगातार यह दबाव बना रहे हैं कि ईरान के नेता इस्लामाबाद पहुंचें, बैठक में हिस्सा लें और कोई ठोस नतीजा निकाला जाए। ट्रंप ने अमेरिका के मीडिया नेटवर्क पीबीएस को बातचीत के दौरान ईरान को चेतावनी भी दी। कह दिया कि अगर सीज फायर खत्म हुआ और दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई ठोस नतीजा तब तक नहीं निकला या फिर ईरान ने बैठक का बहिष्कार किया तो तबाही आ जाएगी। कि सीज फायर की समय सीमा खत्म होते ही ईरान पर बहुत सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप की यह धमकी उस वक्त आई जब जेडी वैंस इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले थे। हालांकि इससे एक रोज पहले यह खबरें आई थीं कि वो अपनी टीम के साथ रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने भी खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। लेकिन अमेरिका के मीडिया ने बताया कि जेडी वैंस सुबह सुबह ट्रंप के ऑफिस में दिखे थे। मतलब वो इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुए थे। मतलब सस्पेंस केवल ईरान के नेताओं के इस्लामाबाद जाने पर नहीं बना रहा, बल्कि जेडी वैंस और उनकी टीम को लेकर भी कुछ वैसी ही स्थिति बनी रही। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने बताया कि जेडी वैंस की अगुवाई में अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद के लिए आज रवाना हो जाएगा। जबकि ईरान अब भी उसी शर्त पर अड़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि ईरान किसी भी तरह के दबाव में या धमकी के माहौल में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका डटकर मुकाबला करेगा। अरागची ने संकेत दिए कि ईरान ने भी सीज फायर की समय सीमा खत्म होने के बाद के हालात के लिए तैयारी कर ली है। उनका यह बयान ट्रंप की धमकियों के बाद आया। ईरान की सेना ने भी चेतावनी दी कि जब तक समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी बातचीत नहीं होगी और अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब देने के लिए तैयारी पूरी है। ईरान ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक के लिए ईरान की टीम तेहरान से रवाना हो चुकी है। ईरान ने साफ कहा कि उसके नेता तभी रवाना होंगे जब अमेरिका के युद्धपोत ओमान की खाड़ी से हटेंगे, नाकेबंदी खत्म होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने ट्रंप पर हमला बोला। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ट्रंप उन पर दबाव बनाकर यह सीज फायर तोड़कर बातचीत करना चाहते हैं और यह संभव नहीं है। ट्रंप दोबारा जंग शुरू करने का बहाना तलाश रहे हैं, उन्होंने लिखा और साफ कह दिया कि ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। रही बात जंग की, तो 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान उसके लिए भी नई तैयारी की जा चुकी है। यानी ईरान ने सीधे कह दिया कि दोबारा जंग शुरू होगी तो दुश्मन का सामना करने के लिए वो भी तैयार बैठा है। बैठक पर इस सस्पेंस और बढ़े हुए इस तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया और एक पोस्ट डाल दी
कि ईरान बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। यानी बैठक से ठीक पहले दोनों देशों के नेताओं के बीच जबानी जंग शुरू हो गई और एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए गए। लेकिन इधर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयारियां तेज कर दी। इंतजाम ठीक वैसे ही किए गए जैसे पहले दौर की बातचीत के लिए किए गए थे। पूरे इस्लामाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम दिखे। इस्लामाबाद में सिरेना होटल के आसपास पाकिस्तान की सेना की तैनाती दिखी। रेड जोन इलाके को किसी किले में तब्दील कर दिया गया और होटल से एयरपोर्ट तक के रास्ते पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए कि परिंदा भी पर न मार सके। इस्लामाबाद में सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए वहां के पंजाब प्रांत से 20,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। उनके साथ हर जगह पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को तैनात किया गया। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है जहां पर यह बैठक होने वाली है, उसकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। सिर्फ सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात दिखे। जिस सिरेना होटल में दूसरे दौर की बैठक होने वाली है वो भी वहां के इसी रेड जोन में है। यह इस्लामाबाद का वो खास हिस्सा है, रेड जोन, जहां पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त वैसे ही होती है। आम लोगों के आने जाने पर रेड जोन में रोक रहती। सिरेना होटल के बगल में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दफ्तर है, कई देशों के दूतावास हैं, कई दूसरे मंत्रालयों के ऑफिस भी हैं। इसलिए पहले से ही वहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहते हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बैठक को लेकर सुरक्षा और तगड़ी कर दी गई। रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया, पूरी तरह लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दिए। लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि बैठक होगी भी या नहीं, या होगी तो कब होगी, क्योंकि सीज फायर का समय खत्म होता जा रहा। ईरान आने को तैयार ही नहीं हुआ। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि बातचीत अगर ठोस दिशा में बढ़ती दिखी तो वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। उन्हें ईरान के नेताओं से बात करने में कोई दिक्कत नहीं कि बातचीत होने तक ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात रहेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। यानी ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी और इसी बात पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान की मांग है कि अगर बातचीत करनी है तो पहले नाकेबंदी हटाओ। उधर अमेरिका की नौसेना ने समंदर में एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने दावा किया कि जिस जहाज को अब कब्जे में लिया गया वो ईरान को मदद पहुंचा रहा था। एमटी टिफानी नाम के इस जहाज को हिंद महासागर इलाके से अपने कब्जे में लिया। उसके रक्षा विभाग ने बताया कि जहाज पर किसी देश का झंडा नहीं लगा था, लेकिन 3 लाख टन क्षमता वाला यह जहाज ईरान की मदद कर रहा था, और वो भी चोरी छिपे। अमेरिका की जो सेना की सेंट्रल कमांड है, जो इस पूरे इलाके को देखती है, उसने इस कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया। उसमें अमेरिकी नौसेना के जवान अपने युद्धपोत से हथियारों के साथ 2 हेलीकॉप्टर पर सवार होते दिखाई दिए। वो दोनों हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में एमटी टिफानी के ऊपर पहुंच गए, उस टिफानी नाम के जहाज के ऊपर पहुंच गए। अमेरिकी सैनिक हथियारों के साथ जहाज पर उतरे, उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के सैनिकों ने बिना गोली चलाए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वीडियो में दिखा। इतना तेजी से सब कुछ हुआ कि जहाज के कर्मचारियों को कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ही मिनटों में जहाज अमेरिकी फौज के कब्जे में आ गया। तो अमेरिका की सेना ने बताया कि जहाज पर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा था, पहले इसे ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। अमेरिका की फौज ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़ते हुए वो जहाज ईरान को मदद पहुंचा रहा था। समंदर में जहाजों के आने जाने पर निगरानी रखने वाली जो वेबसाइट है मरीन ट्रैफिक ने बताया कि अमेरिका ने यह ऑपरेशन श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया के बीच किया। एमटी टिफानी श्रीलंका की तरफ से निकलकर इंडोनेशिया की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उस पर अमेरिका की नौसेना की नजर पड़ गई और उसने बिना गोली चलाए जहाज पर कब्जा कर लिया। यानी इसको उस समंदर में कब्जा किया गया। यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान के आसपास उस पर कब्जा नहीं हुआ। अमेरिका ने इस ऑपरेशन से संदेश देने की कोशिश की कि वो ईरान को समर्थन देने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ दुनिया के किसी भी हिस्से में कार्रवाई कर सकता है। इधर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने ईरान के झंडे वाले उस तोस्का जहाज को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसे कब्जे में लिया था। निकी हेली ने दावा किया कि तोस्का जहाज पर मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भरा था। 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में अमेरिका की सेना ने जहाज को समंदर में आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो जहाज ईरान के बंदरगाह की तरफ जा रहा था, अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर जा रहा था। अमेरिका की सेना की चेतावनी देने के बाद भी वो जहाज आगे बढ़ रहा था। कई बार उसे चेतावनी दी गई थी, रुकने के लिए कहा गया था,
जहाज के चालक दल को बार बार यह बात बताई गई थी कि जहाज अमेरिका की नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन वो जहाज आगे बढ़ता जा रहा था और ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था। ईरान का यह बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है। एशिया के देशों की तरफ से अगर किसी जहाज को ईरान के बंदर अब्बास तक जाना होता है तो उसे अरब सागर से होते हुए ओमान की खाड़ी को पार करना होता है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर में ही अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। ईरान के बंदरगाहों को उसने घेर रखा है ताकि ईरान का कोई भी जहाज वहां से न निकल सके। लेकिन इस जहाज को चेतावनी दी गई, तब भी तो उसका जहाज नहीं रुका तो अमेरिका के मरीन कमांडो ने हेलीकॉप्टर से जहाज पर चढ़ाई कर दी थी, उस पर गोलियां चलाई थी। वीडियो भी जारी किया था सेना ने। कुछ ही घंटों में जहाज पर अमेरिका की सेना ने कब्जा कर लिया था। तो निकी हेली ने दावा किया कि वो जहाज चीन से आ रहा था, उसमें चीन ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए खतरनाक केमिकल भेजा था। निकी हेली ने आरोप लगाया कि चीन ईरान को मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है। कुछ रोज पहले भी अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाए थे, युद्ध में ईरान की मदद करने के आरोप लगाए थे। ट्रंप ने चीन को चेतावनी भी दी थी कि अगर चीन ने जंग में ईरान की मदद की या फिर हथियार दिए तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि चीन कई बार यह कह चुका है कि वो ईरान की हथियार बनाने में कोई मदद नहीं कर रहा। उसका कहना है वो ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा। उसका यह भी दावा है कि वो उन उपकरणों को भी ईरान नहीं भेजता जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य यानी मल्टीपल कामों में किया जा सकता है, दोनों कामों में किया जाता है। जो दिखने में लगे कि नागरिक काम के लिए जा रहा है पर वो सैन्य कार्रवाई में भी इस्तेमाल हो। लेकिन निकी हेली ने दावा किया कि चीन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है और लंबे समय से मजबूत कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन चोरी छिपे ईरान को हथियार बेचने के साथ हथियार बनाने वाले उपकरण और केमिकल भी सप्लाई करता है। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बावजूद अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक ईरान का तोस्का जहाज उस बेड़े का हिस्सा है जो अक्सर चीन आता जाता था। उस पर अमेरिका ने 2018 में प्रतिबंध लगाए थे। हथियारों की सप्लाई करने की वजह से उस आरोप में प्रतिबंध लगाए गए थे। तो रिपोर्ट बताती है कि तोस्का जहाज मार्च के आखिरी हफ्ते में चीन गया था, चीन के एक बंदरगाह से, फिर वो ईरान लौट रहा था और यह बात अमेरिका को पहले से पता थी। अमेरिका को इसकी भनक लग चुकी थी क्योंकि तोस्का जहाज पर ईरान की जिस कंपनी का कंट्रोल है, पिछले साल उसी कंपनी के 2 जहाज चीन गए थे। दोनों जहाज चीन से 1000 टन ऐसी सामग्री लेकर ईरान आए थे जिसका इस्तेमाल मिसाइलों का ईंधन बनाने में किया जाता है। इसीलिए जब तोस्का जहाज ओमान की खाड़ी से ईरान की तरफ बढ़ा तो अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया था। इधर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान के नेताओं को बातचीत करने के लिए कुछ सैटेलाइट फोन भी दिए हैं। उन सैटेलाइट फोन से ही ईरान के नेता पाकिस्तान और रूस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई गई कि चीन ने पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत कराने के लिए खास तरह की सैटेलाइट हॉटलाइन तैयार की ताकि ईरान के नेताओं की बातचीत की भनक अमेरिका या इजराइल को न लग सके और बातचीत वो सैटेलाइट के जरिए हो जाए, फोन नेटवर्क का इस्तेमाल ही न करना पड़े, कोई उनकी बातें सुन न सके। क्योंकि ईरान को अमेरिका और इजराइल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईरान के नेता कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त उन्हें धोखा दे सकता है। बातचीत की आड़ में अमेरिका कोई बड़ी साजिश रच सकता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि ईरान की IRGC सेना के कमांडर और ईरान के नेता ऐसी किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं जिसका संबंध अमेरिका या फिर इजराइल से हो या फिर किसी ऐसे नेटवर्क से हो जिसको वो टैप कर सके। क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह पता है कि अमेरिका और इजराइल तकनीक के मामले में ये सब कर सकते हैं और करते आए हैं। उनके फोन हैक करते आए हैं, फोन हैक किए जा चुके हैं, उनकी बातचीत कई बार सुनी जा चुकी है। तो वो मानते हैं कि वो ये सुन सकते हैं, उनकी रणनीति का पता कर सकते हैं। ईरान को किसी पर भरोसा है इस मामले में तो वो है चीन। इसीलिए ईरान के नेता बातचीत के लिए चीन के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि चीन ने ईरान के अधिकारियों और नेताओं को कुछ सैटेलाइट फोन दिए हैं। ईरान के नेता उन्हीं चीन के दिए हुए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बातचीत के लिए कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चीन के सैटेलाइट फोन बेहद सुरक्षित हैं, उन्हें हैक नहीं किया जा सकता, यह माना जाता है। और सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी बातचीत के लिए चीन के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। उधर समंदर के जहाजों से जुड़ी खबर देने वाली ब्रिटेन की वेबसाइट लॉयड्स लिस्ट ने रिपोर्ट दी
कि ईरान के 26 समुद्री जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को चकमा दे चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में हॉर्मूज गलियारे को वो पार कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है उसने ईरान तक जाने वाले या वहां से आने वाले जहाजों को पूरी तरह रोक रखा है, उसके तेल कारोबार को रोक रखा है, गैस कारोबार को रोक रखा है। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान के कई जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को भेदने में सफल रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने में सफल रहे और अरब सागर के रास्ते दूसरे देशों तक जाने में भी सफल रहे। वो भी तब जब अमेरिका ने हॉर्मूज गलियारे के बाहर सख्त पहरा लगा रखा है और ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रखी है। वहां से 12 से ज्यादा युद्धपोतों को वहां पर उसने तैनात कर रखा है ताकि ईरान की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले किसी भी तरह के जहाज को रोका जा सके। रिपोर्ट बताती है ईरान ने अमेरिकी घेरेबंदी को चकमा देने के लिए अपनी शैडो फ्लीट का इस्तेमाल किया, गुप्त बेड़ा। इस गुप्त बेड़े का इस्तेमाल किया। शैडो फ्लीट में वो जहाज शामिल हैं जो अपनी पहचान छिपाकर समंदर में चलते हैं, अपने रेडार सिस्टम को बंद करके। पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपने बारे में गलत जानकारियां ट्रांसमिट करते हैं। रेडार को जानकारी दूसरी मिलती है, तो इसलिए उसको शैडो फ्लीट कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर वो अपनी लोकेशन बताने वाले सिस्टम को बंद कर देते हैं ताकि किसी को पता न चल पाए कि वो कहां पर है। ईरान की ये शैडो फ्लीट जो है, कहते हैं कई साल से एक्टिव है। अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करता है और दुनिया के अलग अलग देशों को अपना तेल इसी के जरिए पहुंचाता है। रिपोर्ट कह रही है अमेरिका की नाकेबंदी के दौरान भी ईरान की शैडो फ्लीट के जहाज अपने काम में जुटे रहे। हॉर्मूज गलियारे के बाहर तैनात अमेरिकी सेना की आंखों में धूल झोंककर वो वहां से निकलने में कामयाब भी हो गए। एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा, करीब 26 जहाजों के वहां से सुरक्षित निकलने का दावा किया गया रिपोर्ट में। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो नाकेबंदी के दौरान 20 जहाजों को लौटा चुका है जो या तो ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे थे या वहां से आ रहे थे। इधर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नेटो देशों पर बरस पड़े। ईरान युद्ध में अमेरिका की मदद नहीं करने वाले नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर निशाना साधा, जबकि इस लड़ाई में साथ देने वाले सऊदी अरब की उन्होंने जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नेटो की न तो अब जरूरत है और न पहले कभी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 2 हफ्ते के सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हथियार गोदामों को भरने के लिए किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका युद्ध विराम से पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो चुका है और समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर एक बार फिर भयंकर हमले किए जाएंगे। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि ईरान की एयरलाइन कंपनी ईरान एयर सुबह से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू कर देगी। जंग की वजह से करीब 50 दिन तक उड़ानें बंद थीं, लेकिन युद्ध विराम के बाद कंपनी ने इन्हें फिर से शुरू करने का फैसला लिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि खाड़ी देशों ने तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे को बाईपास करने की तैयारी शुरू कर दी और दूसरे विकल्पों की योजना बना रहे हैं जहां से वो तेल की सप्लाई कर सकें और गैस की सप्लाई कर सकें, दूसरी चीजों की भी सप्लाई कर सकें। उन्हें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। अगर भविष्य में वो फिर से बंद हो गया या जंग की स्थिति बनी रही तो उनका कारोबार चलता रहे, उस हालत में रुके नहीं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि खाड़ी देश इराक से तुर्की तक जो पाइपलाइन है उसकी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इराक से जॉर्डन तक नई पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, कई दूसरी पाइपलाइनों का भी विस्तार करना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे उनका व्यापार लगातार होता रहे, तेल का, गैस का किसी भी स्थिति में रुकावट पैदा ना हो। उनकी योजनाएं इस तरह की सप्लाई चेन बनाई जाए जो न सिर्फ हॉर्मूज गलियारे को बल्कि लाल सागर में मौजूद बाबल मंदीब को भी बाईपास कर दे। दूसरी तरफ बाबल मंदीब जहां पर हुती लड़ाके, क्योंकि वहां हुती लड़ाकों का खतरा है और वो ईरान के समर्थक माने जाते हैं, ईरान उनका समर्थक है, वो इलाका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, वहां से भी गुजरना खतरे से खाली नहीं, वहां भी हमला कभी भी हो सकता है। तो रिपोर्ट कह रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से खाड़ी देश पहले से ही भारी नुकसान में चल रहे हैं, उनका कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, हॉर्मूज गलियारे को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में उन्होंने पुरानी पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरा सामान लेकर जो जहाज वो तो समुद्र में अटके हुए हैं, लेकिन कम से कम तेल की सप्लाई पाइपलाइन से हो जाए। हॉर्मूज गलियारे को बाईपास करने के लिए एक योजना इराक से तुर्की तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाने की। ये पाइपलाइन पहले से है, कई साल पहले बनी थी। इराक के किरकुक से शुरू होकर तुर्की के चहियान तक ये पाइपलाइन जाती है। करीब 1000 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। इसकी क्षमता रोजाना 3 लाख बैरल तेल सप्लाई करने की है। तो इस प्लान के मुताबिक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
इराक से ही एक दूसरी पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट है, कई साल से इसकी प्लानिंग चल रही है। ये पाइपलाइन इराक के बसरा से शुरू होगी और जॉर्डन के अकबा तक जाएगी। रिपोर्ट कहती है जॉर्डन के अकबा तक पाइपलाइन से तेल पहुंचाने के बाद वहां से अकबा की खाड़ी होते हुए तेल को लाल सागर में पहुंचाया जाएगा, फिर सुएज नहर होते हुए उसे भूमध्य सागर तक ले जाया जाएगा। वहां से यूरोप के देशों तक तेल की सप्लाई की जाएगी। रिपोर्ट कहती है इन पाइपलाइनों के जरिए उतनी सप्लाई तो नहीं हो सकेगी जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, लेकिन कुछ हद तक उसकी भरपाई जरूर हो सकेगी, ऐसा अनुमान जताया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज गलियारा बंद होने से खाड़ी के छोटे देशों की हालत खराब है। कुवैत दबाव में है, कतर दबाव में है, बहरीन दबाव में है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरा विकल्प तैयार किया जाए। सऊदी अरब में एक पाइपलाइन बहुत पहले से है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक से शुरू होती है और लाल सागर के तरफ, दूसरी तरफ सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह तक जाती है। इसी तरह यूएई में भी एक पाइपलाइन है, हबशान फुजैरा पाइपलाइन। ये अबू धाबी के हबशान नाम की जगह से शुरू होती है और एक बड़े हिस्से को पार करते हुए फुजैरा पोर्ट तक जाती है। तो फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसमें क्रॉस नहीं करना पड़ता। ओमान की खाड़ी के किनारे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंच जाती है। फुजैरा सीधे ओमान की खाड़ी पर है, मतलब हॉर्मुज के गलियारे को पार करने के बाद आता है। वहां तक जमीन से तेल पहुंचाने के बाद उसे समुद्र के जहाजों के जरिए भेजा जा सकता है फुजैरा से। हॉर्मुज का गलियारा बायपास हो जाता है। ये दोनों पाइपलाइनें बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनकी कभी उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि इनकी क्षमता भी सीमित ही है। खाड़ी के देश इन्हीं समस्याओं को दूर करने की योजना बना रहे हैं। इन पर काम शुरू हो गया है, तो अगले 5 साल में खाड़ी देशों के पास हॉर्मुज गलियारे के विकल्प पहले से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। कई दूसरे रास्ते होंगे जहां से वो आसानी से तेल की सप्लाई कर सकेंगे। इधर कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का फर्जी, उसने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का फर्जी अधिकारी बनकर शिपिंग कंपनियों से टोल वसूली के नाम पर ठगी किए जाने की खबर। रिपोर्ट में बताया गया कि ठगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों से संपर्क किया, शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेजे, खुद को ईरान का अधिकारी बताया। जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकालने के लिए क्रिप्टो करेंसी में टोल देने की मांग की। उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा करने से उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा, उन जहाजों पर कोई हमला नहीं होगा, उनके जहाज आसानी से वहां से बाहर निकल सकेंगे। तो रिपोर्ट बता रही है कि ठगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कई जहाजों की कंपनियों से संपर्क किया, शिपिंग कंपनियों को अपने मैसेज भेजे और यह बताया कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं, टोल की रकम क्रिप्टो करेंसी में चुकाते हैं, तो उनके जहाज पर कोई हमला नहीं करेगा, उनके जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। लेकिन ग्रीस की एक कंपनी ने उन ठगों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। समुद्र में जहाजों की सुरक्षा का काम देखने वाली ग्रीस की कंपनी मारिस्ट्स ने इसे लेकर चेतावनी जारी की और उस कंपनी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों और कई शिपिंग कंपनियों को फर्जी मैसेज भेजे गए। मैसेज भेजने वालों ने खुद को ईरान का अधिकारी बताया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की मांग की, यानी शिपिंग कंपनियों को भेजे गए वो मैसेज पूरी तरह से फर्जी थे, उनका ईरान की सरकार से कोई लेना देना नहीं। ग्रीस की उस कंपनी के मुताबिक शनिवार को एक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की थी। उस दौरान जहाज पर फायरिंग की गई, उसे पीछे लौटना पड़ा। जहाज के साथ ऐसी ही साजिश होने की आशंका जताई गई। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी कि जंग के दौरान सऊदी अरब पर ज्यादातर ड्रोन हमले इराक से किए गए। इराक की जमीन से ड्रोन अटैक हुए थे, वहां से सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया गया था, खाड़ी के कुछ दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया गया था। रिपोर्ट कहती है इराक में कई ऐसे चरमपंथी संगठन हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, वो भी शिया मुसलमान हैं, वो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। उन्हीं संगठनों ने ये हमले किए थे। इन हमलों की वजह से खाड़ी के उन देशों और इराक के रिश्तों में तनाव आ चुका है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि इराक की जमीन से ही वो अटैक हुए थे जिनका खमियाजा उन्हें उठाना पड़ा, वहीं से ड्रोन हमले किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में इन चरमपंथी संगठनों की ताकत कई इलाकों में वहां की सरकार से भी ज्यादा है। वहां की सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम रही, उन पर लगाम लगाने में नाकाम रही, उन पर शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम रही। वहां की सरकार की नाकामी की वजह से ही चरमपंथी संगठन इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने ईरान के समर्थन में जंग शुरू कर दी थी। अमेरिका के अखबार ने इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का भी जिक्र किया। इसे भी ईरान का समर्थक माना जाता है। इसकी तरह कुछ और संगठन भी वहां हैं जिनको ईरान समर्थन देता है और वो ईरान को समर्थन देते हैं, उन्हें ही
उन्होंने ही खाड़ी के कई देशों को निशाना बनाया था। तो रिपोर्ट कहती है उन पर हमले के लिए इराक की जमीन का इस्तेमाल किया गया था। ये संगठन जो इराक में मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़े अटैक किए थे। सऊदी अरब की यानबो रिफाइनरी पर ड्रोन से जो हमला हुआ था, यह रिपोर्ट बता रही है कि वो इराक की धरती से किया गया था। उसके पूर्वी प्रांत के तेल भंडारों पर जो हमला हुआ था, वो भी इराक की ही धरती से हुआ था। तो यह रिपोर्ट कह रही है कि यह संगठन कर रहे हैं ईरान की तरफ से हमला। अमेरिका के अखबार के मुताबिक अगर इराक की सरकार ने इन संगठनों पर लगाम नहीं लगाई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। या इराक की सरकार ने या इराक की IRGC सेना ने, क्योंकि वो इन संगठनों को समर्थन करती है, वो फिर खाड़ी के देशों को निशाना बना सकते हैं। वहां की IRGC सेना ने उन पर कंट्रोल नहीं रखा तो इराक खुद इस युद्ध का बड़ा मैदान बन सकता है। इसकी वजह से उसके और दूसरे देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। उधर यूरोप के कुछ देशों ने इजरायल के साथ साझेदारी रद्द किए जाने की मांग कर दी। यूरोप के देश स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन से इजरायल के साथ साझेदारी को रद्द करने की मांग की। ये मांग ऐसे वक्त पर उठाई गई जब इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस पर अंतिम फैसला सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए हथियार बेचने पर लगे पुराने नियमों में ढील देने का फैसला किया। इससे वो युद्धपोत, मिसाइलें और दूसरे हथियार दूसरे देशों को बेच सकेगा। इस फैसले का मकसद अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करना और एशिया में चीन के बढ़ते असर का सामना करना है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम को खरीदने की डील कर ली। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 975 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रॉल सिस्टम DRDO ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों को साफ करने में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। खबर है दोनों देशों के रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के लिए 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों की सप्लाई को लेकर समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। इधर ईरान जंग पर भड़के अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से पूर्व सैनिक वाशिंगटन DC पहुंच गए। ईरान जंग को लेकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया, नारे लगाए। अमेरिका के मौजूदा सैनिकों के परिवारों के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जो अभी अमेरिका की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों ने भी जंग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन करने के लिए कैपिटल हिल पहुंच गए। यानी अमेरिका के संसद परिसर में उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों में कई पोस्टर लेकर जंग के विरोध में अपनी आवाज उठाई। अलग अलग पोस्टरों में जंग को रोकने के लिए संदेश लिखे नजर आए। उनमें एक पोस्टर पर एंड द वॉर ऑन ईरान लिखा दिखाई दिया, एक पर वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर लिखा दिखाई दिया। अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने सेना की परंपरा के मुताबिक बड़े ही सम्मान से अमेरिका के झंडे को मोड़ने की रस्म निभाई। एक कतार में खड़े हुए अपने हाथों में फूल लेकर ईरान के साथ जंग रोकने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल उनमें एक पूर्व सैनिक ने इराक युद्ध का जिक्र किया, अफगानिस्तान युद्ध का जिक्र किया। But we all know from Iraq, from Afghanistan, a war that's 1 month, that becomes 6 months, that becomes 6 years, that becomes a decade. I can see where this is going. We heard the same promises and the same excuses and reasoning for the Iraq war that we're hearing today. तो इन पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी की। नारेबाजी को देखते हुए कई पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग डटे रहे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ बांध दिए, वो वहां से बाहर उन्हें ले जाने लगे। बड़ी संख्या में अमेरिका के पूर्व सैनिक और मौजूदा सैनिकों के परिवारों के लोग वहां पहुंचे थे। 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान A-10 वॉर्थहॉग को 2030 तक सेवा में रखने का फैसला किया। यह लड़ाकू विमान 2026 में ही रिटायर होने वाला था, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से इसकी रिटायरमेंट टाल दी गई। 2026 की जगह अब इसे 2030 तक सेवा में रखा जाएगा। ईरान जंग में A-10 वॉर्थहॉग लड़ाकू विमान की काफी अहम भूमिका रही अभी तक। ईरान की सीमा पर नजर रखने के लिए इसे तैनात किया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका ने अपने समुद्री मिशन में इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका की वायुसेना ने इसकी रिटायरमेंट टालने का फैसला कर लिया। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका की सेना ने A-10 वॉर्थहॉग को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ढाल की तरह। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ईरान के जहाजों पर कार्रवाई की गई। जंग के समय यह लड़ाकू विमान ईरान के जहाजों पर निगरानी रख रहा था, समुद्री जहाजों पर निगरानी रख रहा था। A-10 वॉर्थहॉग ने
एक्स 1976 में पहली बार उड़ान में एटन वॉर्डहॉग ने 1976 में पहली बार उड़ान भरी थी। पेंटागन पिछले 2 दशकों से इसे सेवा मुक्त करने की योजना बना रहा है। कुछ अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह फाइटर जेट काफी पुराना हो गया है, इसकी रफ्तार कम हो गई है, रखरखाव महंगा हो गया। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि इसे रिटायर करके कई तरह के आधुनिक हथियार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जानकारों ने चेतावनी दी कि जब तक इस लड़ाकू विमान की जगह कोई और लड़ाकू विमान नहीं लेता, तब तक इसे सेवा मुक्त करना जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका की सेना को जरूरी मदद नहीं मिल पाएगी, उसकी क्षमता पर असर होगा। हालांकि वायुसेना ने ऐलान किया कि इसकी रिटायरमेंट 2030 तक टाल दी गई, यानी A-10 वॉर्डहॉग को 2030 तक सेवा में रखा जाएगा। इधर सीज फायर के बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल की फौज का ऑपरेशन जारी रहा। वो लगातार रिहायशी इमारतों को निशाना बना रही। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दे दी, नक्शा जारी कर दिया कि नक्शे पर दिखाए गए इलाके पर लोग न जाएं। लितानी नदी के पास के इलाके में भी लोगों को जाने से मना कर दिया। दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों की एक लिस्ट तैयार कर दी और कह दिया कि लिस्ट में जिन इलाकों के नाम लिखे हैं, उन इलाकों में अगर लोग पहुंचे तो उनका सुरक्षित लौटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की फौज लगातार हमले कर रही है, उत्तरी इजराइल को पूरे तरीके से सुरक्षित करने में जुटी हुई है। हिजबुल्लाह के हमले से बचाने के लिए एक सुरक्षित जोन बनाने की कोशिश कर रही है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में तैनात है, वहां हमले कर रही है। सेना की तरफ से हमले के बाद एक का वीडियो जारी किया गया। वीडियो में सड़क पर सेना के टैंक चलते नजर आए, सड़क के दोनों तरफ जलती हुई इमारतें दिखाई दी। हमले के बाद इमारतों के दरवाजे टूटे हुए दिखाई दिए, खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दी, गाड़ियां दिखाई दी जो तबाह हो चुकी थीं, हर तरफ काला धुआं उठता दिखाई दिया। इधर लाल किला धमाका मामले की जांच के लिए NIA को कोर्ट से और वक्त मिल गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA को और 45 दिन का वक्त दिया। कोर्ट ने यह वक्त आरोपी नासिर मल्ला और यासिर अहमद डार से जुड़े मामलों की जांच को पूरा करने के लिए दिया। दिल्ली पुलिस ने आतंकी शहजाद भट्टी के इशारों पर काम करने वाले उसके 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों दिल्ली NCR में गोलीबारी, ग्रेनेड हमला और टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया गया। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना के गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास इटली में बनी पिस्तौल और गोलियां मिली। पुलिस को शक है कि दोनों बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुटे थे। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक विधायक ने एक IPS अधिकारी को धमकाया तो अधिकारी के साथ पूरा IPS एसोसिएशन खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश की IPS एसोसिएशन ने विधायक पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। IPS अधिकारी को धमकी दी बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने। वो शिवपुरी के पिछोर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके बेटे पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कई लोगों को टक्कर मार दी थी। ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी। इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस तहकीकात में जुटी है। विधायक के बेटे और आरोपी दिनेश लोधी को भी थाने बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन विधायक प्रीतम लोधी ने आरोप लगाया कि थाने में उनके बेटे को धमकाया गया, उन्हें चेतावनी दी गई कि वो इलाके में दोबारा न दिखाई दी। ये आरोप IPS अधिकारी आयुष जाखड़ पर लगाए गए। वो शिवपुरी के करेरा थाने में SDOP के पद पर तैनात हैं। बुला के बोले कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, ना यहाँ दिखोगे। अब मैं उस बात पर मैं आ रहा हूँ, मैंने कि तुम पुलिस ये कह सकती है कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, यहाँ नहीं रहोगे, ये किसने फरमान दिया आपको? हालांकि ये बीजेपी के MLA के आरोप हैं। IPS अधिकारी आयुष जाखड़ ने उनके बेटे को कोई चेतावनी दी, इस तरह की कोई धमकी दी, इसका कोई और साक्ष्य तो सामने नहीं आया। जबकि प्रीतम लोधी का कहना है कि आयुष जाखड़ ने उनके बेटे को धमकी दी, इलाके से दूर रहने के लिए कहा। DOP करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। SP करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं SDOP से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र में 16 अप्रैल को एक गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मारी थी। घटना में 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों ने बताया था कि काले रंग की उस गाड़ी को बीजेपी MLA प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी चला रहे थे। घटना के बाद आसपास के लोगों ने विधायक के बेटे को घेर लिया था, सवाल जवाब शुरू कर दिए थे।
गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में? है? गाड़ी में ब्रेक नहीं है? गाड़ी में ब्रेक सब है, जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा के ले रहा है। अच्छा, जब गाड़ी ले रहा लहरा हूँ, रहा जब बोल रहा हूँ, हाँ हेलो, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो कर और इस मामले में विधायक के बेटे पर केस दर्ज किया गया था। जिस गाड़ी से घटना हुई थी उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया था। वो गाड़ी बिना किसी नंबर प्लेट के थी, उसके शीशों पर काले रंग की फिल्म भी चढ़ी हुई थी। हालांकि बाद में आरोपी ने उसे पुलिस के कब्जे से छुड़वा लिया था और पुलिस ने जब आरोपी दिनेश लोधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो उसी काले रंग वाली गाड़ी से थाने पहुंचे थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ ने बताया कि विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर एक और केस दर्ज किया गया, सड़क नियमों के उल्लंघन के आरोप। पुलिस ने उनका लाइसेंस रद्द करवाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच एमएलए प्रीतम लोधी ने आयुष जाखड़ पर गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि जब घटना हुई थी तब प्रीतम लोधी इस मामले से पल्ला झाड़ते दिखे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और दावा किया था कि उनका बेटा दिनेश लोधी नशा करता है और गलत लोगों की संगत में रहता है। ये प्रीतम लोधी ने लिखा था। यह भी कहा था कि अगर दिनेश लोधी पर कार्रवाई हुई तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन घटना के इतने दिन बाद वो एक बार फिर अपने बेटे के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर वाले मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों और आतंकवादियों ने कोई घटना कर दी हो। अभी ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हैं, एक 2 साल हो गए, अभी तक उनकी पूछताछ नहीं हुई है, पेंडिंग में पड़े। प्रीतम लोधी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने करैरा थाने के एसडीओपी से सफाई मांगी, 15 दिन का समय दिया, धमकी दी कि अगर आयुष जाखड़ ने 15 दिन के अंदर सफाई नहीं दी तो वो उनके बंगले को गोबर से भरवा देंगे। अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करैरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। बीजेपी विधायक ने एक पुरानी घटना को याद किया और इसे लेकर एक बार फिर आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को धमकाया। मुझे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा इसकी में। आईपीएस अधिकारी को धमकी दी गई तो मध्य प्रदेश की आईपीएस एसोसिएशन भड़क गई। उसने विधायक प्रीतम लोधी के बयानों की निंदा की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर पंजाब के लुधियाना में पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में एक कार सवार युवक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। तंग गलियों में वो कार को फुल स्पीड में दौड़ाता रहा। सामने जो कुछ भी आया उसे उड़ाता चला गया। कभी कार को आगे की तरफ दौड़ाता, कभी वो कार को पीछे की तरफ भगाने लगता। किसी तरह से वहां से उसे निकलना था, पुलिस से बचकर भागना था, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस से जान छुड़ाने के लिए उसने तमाम कोशिश की, कार से कोहराम मचा दिया, लोगों को रौंदने तक की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो भाग नहीं सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक जिस कार में था वो चोरी की थी। 2 दिन पहले कार के चोरी होने की शिकायत मिली थी। पुलिस कार को ढूंढ रही थी, कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई थी। उसी दौरान शहर के एक इलाके में पुलिस की नजर चोरी की हुई उस कार पर पड़ी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चला रहे युवक ने कार नहीं रोकी, उल्टा उसने कार को दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि वो किसी भी तरह पुलिस से बचकर निकल सके, मोहल्ले में रहने वाले लोगों से बच सके, क्योंकि कई लोग उसे पकड़ने में जुटे थे। कुछ लोग डंडे से कार पर हमला कर रहे थे, इसीलिए कार चला रहे युवक ने वहां से भागने की कोशिश की। वो बस वहां से निकलना चाहता था, हर सूरत में किसी भी तरह। पहले उसने कार को आगे की तरफ भगाया, अगले पल उसने कार को पीछे की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया, फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। सड़क के किनारे स्कूटर और बाइक खड़ी थी, वो कार उन्हें रौंदती हुई निकल गई। एक दूसरी कार को भी पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक लुधियाना के शिमलापुरी इलाके से कार चोरी होने की शिकायत मिली थी। सफेद रंग की उस कार को एक युवक चला रहा था। मोहल्ले की तंग गलियों और सड़कों से वो निकलने में जुटा था। उस कार के आगे एक दूसरी कार चल रही थी, तभी एक बाइक कार के पास पहुंची। उस पर 3 लोग बैठे थे। उन्होंने कार को रोकने की कोशिश की, पीछे से एक दूसरी बाइक भी पहुंच गई, उस पर 2 लोग थे। सभी ने मिलकर उस कार को घेर लिया।
बाइक पर बैठे उन लोगों ने कार से युवक को निकालने की कोशिश की, उसे बाहर आने के लिए कहते रहे, लेकिन कार चला रहा युवक बाहर नहीं आया। वो उन लोगों से बचने के लिए कार को पीछे ले जाने लगा। दो लोग कार के एक दरवाजे को खोलने में जुट गए। चंद सेकंड में कार ने रफ्तार पकड़ ली। कार ने पीछे से आ रही बाइक को उड़ा दिया। बाइक को घसीटते हुए काफी दूर ले गई। साथ में बाइक चला रहा व्यक्ति भी घिसटता चला गया। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने बाइक चला रहे उस व्यक्ति को वहां से हटाया। सड़क पर बेतहाशा दौड़ती कार को देखकर आसपास के लोग बुरी तरह सहम गए। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर जो लोग खड़े थे वो जान बचाने के लिए दुकानों और मकानों में घुस गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि वो कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बेकाबू हो चुकी थी। युवक कार को कभी आगे की तरफ दौड़ा रहा था, कभी उसे उल्टा ही भगा रहा था। कुछ लोगों ने कार पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, एक शीशा तोड़ दिया। कार चला रहा युवक रुकने के लिए लेकिन तैयार नहीं हुआ। वो कार को भगाता ही रहा, उसी तरह आगे पीछे दौड़ाता रहा। उसने लोगों को कुचलने की भी कोशिश की, आरोप लगाया गया। कुछ लोग जान बचाकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जो कुछ भी आया सामने, कार ने उसे उड़ा दिया। कई बाइक और स्कूटरों को रौंद दिया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ियों को रौंदने के बाद एक बार फिर वो कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। लोगों ने उसे फिर घेर लिया। कुछ लोग युवक को कार से बाहर खींचने लगे। उनके बीच हाथापाई होने लगी, लेकिन इसके बाद भी कार चला रहा युवक बाहर नहीं आया। तब तक पुलिस के लोग भी वहां पहुंच गए। हंगामा खड़ा हो गया। तभी युवक ने कार लेकर एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की। वो पहले की तरह कार को दौड़ाने लगा। इस बार वो गली के अंतिम छोर तक पहुंच गई। कार मकान की दीवार को तोड़ते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। बिजली का खंभा बीच से टूट गया। काफी बवाल हुआ। उसके बाद पुलिस ने कार चला रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक चोरी की गाड़ी लेकर घूम रहा था और रोकने पर उसने कार से कई लोगों को रौंदने की कोशिश की। तो सानू पता लग्या भी चोरी की गड्डी लैके इत्थे घूम रहा ते जदों इत्थे पहुंचे आके ते इहने मुलाजमां नूं देख के पूरा हंगामा करिया जी। लोकां दे उत्ते गड्डी चढ़ाउण दी कोशिश करी, मुलाजमां ते भी चढ़ाउण दी कोशिश की, ते काफी व्हीकलां दा भी इहने नुकसान किया। इसके बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। कई बाइक, स्कूटर, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी से पुलिस ने यह पता लगाने में जुट गई कि कार किसने चोरी की थी, कितने लोग शामिल हैं। उधर मुंबई में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले को पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ पठान के रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के भायखला इलाके में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। झगड़ा तब शुरू हुआ जब पीड़ित की कार से सड़क का पानी यूसुफ पठान के साले पर पड़ गया था। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया। चुनाव आयोग की टीम ने पेरंबलूर में एक कार से 2 करोड़ 44 लाख रुपए नकद बरामद किए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से दहशत मच गई। मकान में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। समय रहते दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजल्ट रोके जाने पर लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों ने हंगामा कर दिया। विभाग के गेट पर ताला जड़ दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। बीए एलएलबी के फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी उन्होंने। कई छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया था। वजह बताई थी कि उनकी अटेंडेंस कम थी। तय नियमों के मुताबिक पूरे साल जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उतनी नहीं थी, लेकिन जिन छात्रों का रिजल्ट रोका गया वो हंगामे पर उतर आए। उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट में इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा। विभाग के गेट को उन्होंने बंद कर दिया। गेट बंद होने से अंदर कई प्रोफेसर फंस गए, कई दूसरे छात्र फंस गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने गेट नहीं खोला और आरोप लगाया कि अटेंडेंस को लेकर उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई थी कि कितनी होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक फाइनल ईयर में 124 छात्रों ने परीक्षा दी थी। अटेंडेंस कम होने की वजह बताकर उनमें 81 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया। उन्होंने जब परीक्षा दी थी तभी यह मुद्दा सामने आया था, लेकिन बाद में उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी गई थी। इसी बात को लेकर छात्रों ने अपना विरोध जताया कि जब उन्होंने परीक्षा दे दी तब उनका रिजल्ट क्यों रोका जा रहा है।
ऐसे में उनका 1 साल बर्बाद हो सकता है, उनके करियर को नुकसान हो सकता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को 48 घंटे का वक्त दिया कि उनकी समस्या दूर करें। छात्रों ने जो परीक्षा दी थी उसका रिजल्ट जारी करें, नहीं तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक टैंकर पलटा और उसके बाद एथेनॉल लूटने की होड़ मच गई। एथेनॉल से भरा था वो टैंकर, गुजरात से आया था, कोलकाता की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रतापगढ़ पहुंचते ही वो हादसे का शिकार हो गया। उसका संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे पलट गया। ड्राइवर बाल बाल बच गए, लेकिन टैंकर पलटा तो सारा केमिकल सड़क पर बहने लग गया। आसपास के लोग टैंकर की तरफ दौड़ पड़े। एथेनॉल को वो लोग डीजल समझ रहे थे, उन्हें लगा सड़क पर डीजल बह रहा है। वो बाल्टियां और डिब्बे लेकर वहां पहुंच गए। सड़क पर भीड़ लग गई, जैम जैसे हालात हो गए। एथेनॉल लूटने की होड़ मच गई। कोई खाली बोतलों में एथेनॉल भरने लगा, कोई बड़े बड़े डिब्बों में केमिकल भरता नजर आया। जिसके हाथ जो लगा उसने उसी में केमिकल भरना शुरू कर दिया। टैंकर से लगातार एथेनॉल बहता रहा। देखते ही देखते कुछ और लोग वहां पहुंच गए। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती गई, वो अपने घरों से वहां पहुंचते गए। सड़क किनारे टैंकर पलटा, सारा केमिकल नालियों, सड़क किनारे बने गड्ढों में भर गया। नालियों में झाग ही झाग नजर आया। वो लोग लगातार अलग अलग बर्तनों में केमिकल भरते रहे, डीजल समझकर उसे लूटते रहे। महिलाएं भी बैरिकेडिंग पार करके पहुंच गईं एथेनॉल लेने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी खाली बोतलें लेकर पहुंच गए। बुजुर्ग भी बड़े बड़े कंटेनरों में एथेनॉल भरते दिखाई दिए। गड्ढों में घुसकर बड़ी बड़ी बाल्टियों में एथेनॉल भरते नजर आए। टैंकर से बह रहा एथेनॉल काफी दूर तक फैल गया। खतरा भी बढ़ गया। लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिसे वो डीजल समझ रहे हैं वो एथेनॉल है, केमिकल है। बाद में पुलिस वहां पहुंची, दमकल कर्मी भी वहां पहुंचे। लोगों को तुरंत वहां से हटाया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इधर शरद पवार को तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार को तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार होने की वजह से वो बारामती में होने वाले उपचुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के सेक्टर 24 इलाके से 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसको ड्रग्स सप्लाई होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और 2 बाइक सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आग लगने से कोहराम मच गया। आग क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में त्यागी मार्केट में लगी। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। उधर केरलम के त्रिशूर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। कई लोग झुलस गए। वहां कई मजदूर पटाखे बना रहे थे। धमाके के बाद वहां आग लग गई, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे के वक्त वहां 40 लोग काम कर रहे थे। बड़ी तादाद में पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान वहां धमाका हो गया, भीषण आग लग गई। पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। काफी देर तक धमाकों की आवाज सुनी गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद राहत और बचाव की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया गया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। केरलम के मुख्यमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों से उन्होंने बात की, हालात की समीक्षा की और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रोफेसर कार समेत सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिर गए। प्रोफेसर अपने दफ्तर से घर जा रही थी। प्रोफेसर गिर गई, माफ कीजिएगा। प्रोफेसर अपने दफ्तर से घर जा रही थी। उनकी कार गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गैलेरिया रोड से गुजर रही थी। वहां सड़क के किनारे गड्ढा खुला हुआ था। उनकी कार उसमें गिर गई। और एक चश्मदीद ने बताया कि कई दिन पहले वो गड्ढा खोदा गया था, नाले का निर्माण किया जाना था, लेकिन गड्ढे के नजदीक कोई चेतावनी बोर्ड जैसा कुछ नहीं लगाया गया था, बैरिकेड भी नहीं लगाया गया था। कोई बोर्ड या बैरिकेड न होने की वजह से प्रोफेसर उसको उस गड्ढे के बारे में पता नहीं चला। वो गड्ढे में गिर गई। सीसीटीवी वीडियो में ये दिखा, कार तेजी से गहरे गड्ढे में गिरती नजर आई। गड्ढे में गिरने से कुछ सेकंड पहले कार सड़क के किनारे गुजर रही थी। थोड़ी देर में गड्ढे के बिल्कुल पास पहुंच गई। गड्ढे के पास जमा मिट्टी के ढेर से टकराई और मिट्टी के ढेर से टकराते ही उछल गई। उछलकर उस गड्ढे में जा गिरी और गड्ढे में गिरते ही धूल उड़ती दिखी। पूरी तरह से कार उसके अंदर समा गई, अंदर पलटी हुई नजर आई। कार को गिरते देख बड़ी संख्या में लोग गड्ढे के नजदीक पहुंच गए। भीड़ जमा हो गई।
बाहर निकालने के लिए जुट गए। कुछ देर में उन्होंने उस कार में सवार प्रोफेसर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मशीन की मदद से उस कार को भी बाहर निकाला गया। उसमें उस कार को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी खिड़कियों में लगा शीशा टूट गया, आगे लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। यह हादसा गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गलेरिया रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक इसी जगह पर गड्ढा था और यहीं पर ही महिला की कार जो है वो गिरती है और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला जाता है। जानकारी ये मिल रही है कि महिला सेक्टर 55 स्थित सुशांत यूनिवर्सिटी में एक विभाग की एचओडी है, वो पढ़ाकर वहां से लौट रही थी। हादसे के वक्त मौजूद उस चश्मदीद के मुताबिक सड़क के किनारे 20 दिन पहले वो गड्ढा खोदा गया था। नाले का निर्माण वहां होना था, लेकिन इस घटना के अगले ही दिन प्रशासन की तरफ से उसे भर दिया गया, जबकि नाले को बनाने का काम पूरा नहीं हुआ। गड्ढा 15-20 दिन से खुला था। तो कोई यहाँ पर चेतावनी बोर्ड कुछ लगा हुआ था, किसी तरह का बैरिकेड? कुछ नहीं लगा था, ऐसे ही से था। और ये गड्ढा कब बंद किया फिर? गड्ढा ये बंद हुआ संडे को शाम को। संडे शाम में गड्ढा बंद कर दिया। देखिए अभी जरा तस्वीर को देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई गड्ढा भी था। तो आप समझिए किस तरह से हमारी जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। तो इस घटना के बाद लोगों ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए, प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उधर गुजरात के दाहोद में 400 लोग एक शादी समारोह में खाना खाने की वजह से बीमार हो गए। गुजरात के दाहोद में एक शादी समारोह में खाना खाने की वजह से 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। उनमें कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दावा किया गया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग बीमार हुए। इस घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकारी जांच में जुट गए। महाराष्ट्र के पालघर में पटाखों की एक अवैध फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। धमाके की वजह से पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाया। राजस्थान के कोटा में 10 से ज्यादा लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। वो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मोखापाड़ा इलाके में पहुंचे और तोड़फोड़ कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इधर मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी तो दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में भयंकर लू चल सकती है। 5 दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में तक हीट वेव का असर रह सकता है। दिल्ली में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया और भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए भी सख्त एडवाइजरी जारी कर दी। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई। छात्रों के माता पिता को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। बच्चों को सूती और हल्के कपड़ों में भेजने की अपील की गई। स्कूलों को निर्देश दिया गया बच्चों को खुले में न पढ़ाएं। एडवाइजरी के मुताबिक उन्हें हर 1 घंटे पर पानी पीने के लिए याद दिलाने का भी निर्देश दिया गया। पीने के पानी की सही व्यवस्था रखने की सलाह दी गई। वो बच्चों को हीट वेव के लक्षण बताएं, हीट वेव से बचने के तरीके बताएं। मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया। संभावना जताई कि देश के कई राज्यों में हीट वेव हो सकती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारा अनुमान भी यही है कि अगले 5 दिनों के दौरान जो धीरे धीरे करके 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी 5 दिन तक हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। पंजाब में अगले 4 दिन तक हीट वेव रह सकती है। हरियाणा में भी 4 दिन तक हीट वेव रह सकती है। मध्य प्रदेश में कल से ही हीट वेव आ सकती है। यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी अगले 2 दिन में हीट वेव देखने को मिल सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। असम में भी अलर्ट जारी किया गया। मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया।